हेलो, नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं टॉप ट्रेंडिंग खबरें और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश और दुनिया की और आपके राज्य और शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। आप किस राज्य और शहर की ज़्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं, हम आपके राज्य और शहर की ज़्यादा खबरें दिखा सकें। तो चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। दीपावली के बाद शादी का सीज़न शुरू होने वाला है और कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAT ने अनुमान लगाया है कि इस साल करीब 48 लाख शादियां होंगी। इससे देश की अर्थव्यवस्था में लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होने की उम्मीद है। इस साल विवाह के लिए 18 शुभ तिथियां निर्धारित की गई हैं। कैट के राष्ट्रीय महासचिव और बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने बताया है कि शादियों का सीजन 12 नवंबर को देव उठनी एकादशी से शुरू होगा और 16 दिसंबर तक चलेगा। इस बार शुभ तिथियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। पिछले सीजन में 11 शुभ तिथियां थीं, जिससे 35 लाख शादियों से लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हुआ था। इस साल शादियों के लिए शुभ तिथियों की बात करें तो 12, 13, 17, 18, 22, 23, 25, 26, 28, 29 नवंबर और 4, 5, 9, 10, 11, 14, 15 और 16 दिसंबर हैं। इसके बाद एक महीने का ब्रेक रहेगा और फिर शादी का सीजन जनवरी 2025 की मध्य में फिर से शुरू होगा। दिवाली का त्यौहार बीत चुका है और अब छठ का महापर्व देश के कई हिस्सों में मनाया जाने वाला है। इस बार त्योहार के समय सोने की जमकर खरीदारी हुई। इस साल दिवाली पर खत्म हुए संवत 2080 तक सोने ने अपने खरीदारों निवेशकों को 32% का रिटर्न दिलाया है। इसके अलावा चांदी तो सोने से भी आगे निकली है और इसने पूरे 39% के बम्पर रिटर्न की सौगात अपने निवेशकों को दी है। अब त्योहारी मौसम के साथ देश में शादियों का सीजन भी अपने शबाब पर आने वाला है और इस दौरान भी सोने की खूब खरीदारी होती है। सोने के गहने, गिन्नी, सिक्के, चांदी के सिक्के और तमाम सजावटी वस्तुओं की खरीदारी में इजाफा देखा जाता है। इस समय सोने के सिक्कों को लेकर भी खरीदारी चरम पर होती है और भारतीय सराफा बाजार में रौनक बनी रहती है। सोने का दाम देखें तो सोने में 477 रुपये या 0.60% सस्ते भाव पर खरीदारी हो रही है और ये 78,390 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है। सोने के दाम 78,366 रुपये प्रति 10 ग्राम तक गए थे, यानी मौजूदा भाव से और भी सस्ता मिल रहा था। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.1 मापी गई। किन्नौर में देर रात 1:29 पर भूकंप के ये झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3 मापी गई। जब भूकंप के झटके महसूस किए गए तो इलाके के लोग अपने घरों से बाहर आ गए। हालांकि राहत की बात यह रही कि भूकंप में किसी भी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। भूकंप के झटके जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई पर आए। इससे पहले रविवार को लेह लद्दाख में शाम 4:09 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। इसकी तीव्रता 3.6 थी। रविवार को ही दोपहर 2:51 पर भी लेह लद्दाख में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 3.1 थी। 12 अक्टूबर को भी हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। शिमला के तहत आने वाले खासाधार में चिड़गांव में भूकंप आया था। आधार में जॉब पाने के इच्छुक युवाओं के लिए अच्छी खबर है। UIDAI ने अपने हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय में डिप्टी डायरेक्टर और सीनियर अकाउंट ऑफिसर के पदों के लिए भर्तियां निकाली हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट यानी uidai.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसमें अप्लाई करने की अंतिम तिथि 24 दिसंबर है। UIDAI के नोटिफिकेशन के अनुसार इस भर्ती के लिए अप्लाई करने वाले अभ्यर्थी की अंतिम तिथि तक अधिकतम आयु 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही अभ्यर्थी के पास चार्टर्ड अकाउंटेंट, कास्ट अकाउंटेंट, MBA की डिग्री होनी चाहिए या फिर SAS समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण हो। इसके अलावा कम से कम 5 वर्ष की सरकारी सेवा में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। HDFC बैंक की UPI सर्विस 2 दिन नहीं मिलेगी। HDFC बैंक ने अपनी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सर्विस के अस्थायी तौर पर बंद करने का ऐलान किया है। बैंक जरूरी सिस्टम मेंटेनेंस के कारण कुछ समय के लिए UPI सर्विस बंद की है। बैंक ग्राहकों को इस बारे में बता रहा है। HDFC की UPI सर्विस 5 नवंबर को रात
12 बजे से सुबह 2 बजे तक और 23 नवंबर को रात 12 बजे से सुबह 3 बजे तक नहीं मिलेगी। इस समय के दौरान HDFC बैंक के करंट और सेविंग्स अकाउंट और रुपए क्रेडिट कार्ड से जुड़े फाइनेंशियल और गैर फाइनेंशियल UPI ट्रांजैक्शन बंद रहेंगे। इसका असर HDFC मोबाइल बैंकिंग ऐप, गूगल पे, व्हाट्सएप पे, पेटीएम, श्रीराम फाइनेंस, मोबीक्विक और क्रेडिट पे जैसे प्लेटफॉर्म पर भी पड़ेगा। दिल्ली में रविवार को समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 382 दर्ज किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। ये देश में वायु गुणवत्ता का सबसे खराब स्तर था। आंकड़े के अनुसार दिल्ली के 15 निगरानी स्टेशन में वायु गुणवत्ता का स्तर को गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया, जहां AQI 400 से ज्यादा दर्ज किया गया। राष्ट्रीय राजधानी में अब तक रात का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया, क्योंकि सुबह और शाम के समय घना कोहरा और धुंध छाई रही। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में न्यूनतम तापमान 16.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.2 डिग्री कम है। राष्ट्रीय राजधानी का 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 382 दर्ज किया गया, जबकि पिछले दिन यह 316 रहा था। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे, जिसमें डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। हालांकि चुनाव के दिन से पहले ही 51 मिलियन से ज़्यादा अमेरिकी प्रारंभिक मतदान में भाग ले चुके हैं और यह चुनाव हाल के इतिहास में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा चुनावों में से एक बन गया है। अमेरिकी संविधान के अनुसार इस बार 5 नवंबर मंगलवार को वोट डाले जाएंगे और मंगलवार को ही वोट डालने के पीछे भी नियम है। अमेरिकी संविधान के मुताबिक नवंबर महीने के पहले सोमवार के बाद आने वाले मंगलवार को मतदान होना अनिवार्य है। विजेता 20 जनवरी 2025 को 4 साल के कार्यकाल के लिए पदभार ग्रहण करेगा। एप्पल ने अक्टूबर में एप्पल इंटेलिजेंस का पहला अपडेट iOS 18.1 जारी किया था, जिसमें एक नया Siri UI राइटिंग टूल और फोटो में क्लीन अप टूल मिल रहा है। लेकिन अब एप्पल iOS 18.2 लाकर अपने फीचर्स को बढ़ा रहा है। ब्लूमबर्ग के मार्क गुरमन के अनुसार कंपनी 2 दिसंबर को इन फीचरों को जारी करने पर विचार कर रही है। हालांकि एप्पल ने केवल रिलीज के महीने की पुष्टि की है, लेकिन रिपोर्ट्स दिसंबर के पहले सप्ताह की ओर इशारा कर रही है। iOS 18.2 अपडेट सीरी, जेनमोजी, इमेज प्लेग्राउंड, विजुअल इंटेलिजेंस में चैट GPT इंटीग्रेशन को ले आएगा। यह अपडेट एप्पल इंटेलिजेंस के अलावा कुछ अपग्रेड भी लाएगा। हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि iOS 18.2 के बाद अगला बड़ा अपडेट अप्रैल में iOS 18.4 रोल आउट होगा, जिसमें कई धांसू फीचर्स शामिल होंगे, जिसमें एक सीरी अपग्रेड भी शामिल है, जो असिस्टेंट को यूजर्स के डेटा तक पहुंचने और उनकी स्क्रीन पर मौजूद जानकारी के आधार पर सवालों के जवाब देने देगा। लेकिन सबसे पहले आइए iOS 18.2 के साथ आने वाले अपडेट पर नजर डालते हैं। iOS 18.2 में कई फीचर्स पेश किए जाने की उम्मीद है। एप्पल इंटेलिजेंस फीचर अभी केवल US इंग्लिश में पेश किया गया है, इसलिए इसे केवल वे यूज़र ही एक्सेस कर सकते हैं जो US इंग्लिश में स्विच कर सकते हैं। ये रेगुलर इमोजी के जैसा है, लेकिन ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करता है। जेनमोजी आपको लगभग कोई भी इमोजी बनाने की सुविधा देता है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। एप्पल के जेनमोजी के लिए एक ख़ास API तैयार किया गया है, इसलिए वे एप्पल डिवाइस पर रिच टेक्स्ट का सपोर्ट करने वाले किसी भी ऐप में शो हो जाता है। आप अपनी पसंद को बताकर जेनमोजी डिज़ाइन कर सकते हैं और आपके पास किसी अपनी फ़ोटो लाइब्रेरी में जेनमोजी को लोगों जैसा बनाने का ऑप्शन भी मिलता है। अगर आप SBI कार्ड या ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड के यूज़र हैं तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है। दोनों बैंकों ने यूटिलिटी बिल जैसे बिजली, गैस और पानी के भुगतान से जुड़ी कुछ नई शर्तें लागू की हैं। SBI कार्ड ने अपने क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन 1 नवंबर 2024 से प्रभावी किए हैं, जबकि ICICI ने बैंक में ये नए नियम 15 नवंबर 2024 से लागू होंगे। इस बदलाव के तहत एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, बीमा और लेट पेमेंट फाइन जैसे कई लाभों में कटौती की गई है। इसके अलावा सरकारी लेन देन पर अब कोई रिवॉर्ड नहीं दिया जाएगा और यदि ईंधन खर्च प्रति माह 1 लाख रुपये से अधिक है तो सरचार्ज में छूट नहीं मिलेगी। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा के लिए प्रशासन ने कुछ नई पहल की हैं। खासतौर से कुंभ मेले में कार्यरत ड्राइवर, नाविक, गाइड और ठेला संचालकों के लिए विशेष ट्रैक सूट पहनाने की योजना बनाई गई है। इससे उनकी पहचान आसान होगी और पर्यटक उन्हें आसानी से पहचान कर सहायता प्राप्त कर सकेंगे। प्रशासन ने चारों श्रेणियों के लिए अलग अलग प्रकार के ट्रैक सूट तैयार करने का निर्णय लिया है। प्रत्येक ट्रैक सूट पर कुंभ और पर्यटन विभाग का प्रतीक चिन्ह अंकित होगा, जो संबंधित व्यक्ति की पहचान को स्पष्ट करेगा। ये व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि यात्रियों को आवश्यक सेवाएं सहजता से मिल सकें। खासकर मेले के दौरान
दौरान भारी भीड़ के बीच महाकुंभ जैसे विशाल आयोजन में करोड़ों श्रद्धालुओं की उपस्थिति के मद्देनजर व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित रखना एक बड़ी चुनौती है। ट्रैक सूट योजना का उद्देश्य यात्रियों को बेहतर सुविधा और सुरक्षा प्रदान करना है। क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी ने बताया कि महाकुंभ 2025 में ड्राइवर, नाविक, गाइड और ठेला संचालकों को ट्रैक सूट प्रदान किए जाएंगे, जिन पर पर्यटन और कुंभ का लोगो अंकित होगा। ये बदलाव श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव देने में मदद करेगा। इससे पहले से न केवल पर्यटकों की सहूलियत में वृद्धि होगी, बल्कि उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सकेगी। छठ पूजा के मद्देनजर रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार ने रविवार को सुविधाओं का निरीक्षण किया और बताया कि इस वर्ष दिल्ली क्षेत्र से 13 दिनों में 195 विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि हम अतिरिक्त ट्रेनें चला रहे हैं। दिल्ली से 70 ट्रेनें चल रही हैं, जिनमें 16 विशेष ट्रेनें शामिल हैं। सतीश कुमार ने यात्रियों से बातचीत की और कहा कि लोगों ने इस वर्ष की व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया है। भारतीय रेलवे ने छठ पूजा के दौरान यात्रियों को सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित कराने के लिए विशेष ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। रेलवे बोर्ड के सूचना एवं प्रचार के अधिकारी ने बताया कि गुरुवार को 160 से अधिक ट्रेनें चलाई गईं और रविवार को 170 से ज्यादा ट्रेनें चलाने की योजना है। उन्होंने प्रमुख स्टेशनों पर विशेष व्यवस्था की जानकारी दी। संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर 2024 से शुरू होगा और 20 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र के दौरान संविधान सदन यानी पुराना संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में एक विशेष संयुक्त बैठक आयोजित करने की संभावना पर भी विचार किया जा रहा है। यहीं पर 1949 में संविधान पेश किया गया था। बाद में 26 जनवरी 1950 को इसे अधिनियमित किया गया। दरअसल 26 नवंबर को पहले राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था, लेकिन 2015 में मोदी सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी 125वीं जयंती पर याद करते हुए इसे संविधान दिवस के रूप में घोषित किया। देश में एक बार फिर मौसम करवट ले रहा है। सुबह और रात के समय हल्की हल्की ठंड पड़ रही है, लेकिन दिन में तेज धूप की वजह से गर्मी पड़ रही है। तापमान में भी गिरावट आ रही है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि नवंबर में कब तक ठंड की दस्तक होगी। आइए जानते हैं कि मौसम विभाग का क्या है लेटेस्ट अपडेट। उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत में 4 से 7 नवंबर के दौरान न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी, जिससे ठंड बढ़ने के आसार हैं। अगर पिछले 24 घंटे की हम बात करें तो मैदानी इलाकों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गिरा, लेकिन अब भी उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 से 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में लगभग 2 से 4 डिग्री सेल्सियस और बिहार में 2 से 6 डिग्री सेल्सियस अधिक है। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। महाराष्ट्र में कई बागी उम्मीदवारों ने राजनीतिक दलों की चिंता बढ़ा दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को झारखंड दौरे पर रांची पहुंचे। अगले दिन यानी रविवार को धाल, भूमगढ़, बरकट्ठा और सिमरिया में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने टीबी संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में भारत को वैश्विक चैंपियन बताया है। 29 अक्टूबर को जारी वैश्विक टीबी रिपोर्ट में WHO ने कहा कि साल 2015 के बाद भारत में टीबी उन्मूलन मामलों में 17.7% की दर से गिरावट दर्ज की गई है, जो वैश्विक गति से 2 गुना रफ्तार से भी ज्यादा है। इस रिपोर्ट पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने एक्स पोस्ट में कहा कि केंद्र सरकार टीबी मुक्त भारत बनाने की अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है। शनिवार को जारी एक पोस्ट में JP नड्डा ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने 2015 से 2023 तक टीबी की घटनाओं में 17.7% की गिरावट के साथ भारत की उल्लेखनीय प्रगति को मान्यता दी है। यह दर 8.3% की वैश्विक गिरावट के 2 गुणों से भी अधिक है। यह स्वीकृति टीबी देखभाल और नियंत्रण के प्रति भारत के परिवर्तनकारी दृष्टिकोण को दर्शाती है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर की गई शिकायत पर इलेक्शन कमीशन के जवाब से कांग्रेस संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव आयोग ने हरियाणा चुनाव को लेकर स्पष्ट जवाब देने की बजाय गोलमोल जवाब दिए हैं। कांग्रेस के आरोप पर चुनाव आयोग ने 1600 पन्नों में एक आरोप का जवाब दिया था। चुनाव आयोग ने कहा था कि जिस तरह के आधारहीन आरोप लगाए गए हैं, उससे अराजकता फैलने का डर है। इस पर कांग्रेस ने कहा कि चुनाव आयोग अगर ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल करता रहा तो फिर पार्टी कानूनी सहारा लेगी। हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने 20 सीटों पर शिकायत की थी। कांग्रेस महासचिव प्रभारी संचार जयराम रमेश ने शनिवार को कहा कि 9 अक्टूबर को वरिष्ठ नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने 20 सीटों को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की थी। हमारे पास दस्तावेज थे जिसे हमने चुनाव आयोग को दिखाया और उस पर चर्चा भी की। चुनाव आयोग ने कहा कि हम इसकी जांच करवाएंगे। 20 दिनों बाद चुनाव आयोग ने इसका जवाब दिया।
दिवाली के बाद छठ में बिहार के बाहर रहने वाले लोग अपने गांव पहुंचना चाह रहे हैं। इसके कारण दिल्ली, मुंबई समेत देश के सभी प्रमुख स्टेशनों पर यात्रियों का रेला उतर रहा है। यात्रियों की भीड़ के कारण स्लीपर, थर्ड एसी सभी की स्थिति एक जैसी हो गई है। भीड़ को देखते हुए रेलवे विशेष ट्रेनें चला रहा है, लेकिन यात्रियों की भारी संख्या के कारण ये कम पड़ रही हैं। हालत यह है कि तत्काल टिकट बुकिंग भी लोगों के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रही है। यूजर्स ने दावा किया है कि शनिवार को तत्काल टिकट बुकिंग के समय IRCTC की वेबसाइट और ऐप दोनों का सर्वर डाउन हो गया, जिसके बाद एक बार फिर पीक बुकिंग समय के दौरान IRCTC की विश्वसनीयता को लेकर सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यानी TTD के नवनियुक्त अध्यक्ष ने तिरुमला में केवल हिंदू कर्मचारियों को ही काम करने की अनुमति देने वाली नीति की घोषणा की है, जबकि केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA सरकार वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करना चाहती है। शुक्रवार रात सोशल मीडिया X पर एक पोस्ट में अवैसी ने कहा कि तिरुमला तिरुपति देवस्थान के अध्यक्ष का कहना है कि तिरुमला में सिर्फ हिंदुओं को ही काम करना चाहिए, लेकिन मोदी सरकार वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिमों को शामिल करना अनिवार्य बनाना चाहती है। अधिकांश हिंदू बंदोबस्ती कानून इस बात पर जोर देते हैं कि सिर्फ हिंदू ही इसके सदस्य होने चाहिए। जो नियम एक के लिए सही है वही दूसरे के लिए भी होना चाहिए, है ना। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 को लेकर तेजी से तैयारियां चल रही हैं। महाकुंभ के तहत सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है और बाकी कार्य तेजी से प्रगति पर है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण यानी PDA ने इस विशाल आयोजन को सफल बनाने के लिए तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ी है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं और पर्यटकों के सुगम आवागमन के लिए शहर की प्रमुख सड़कों का चौड़ीकरण और मजबूती का कार्य 30 नवंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। महाकुंभ 2025 के स्वागत के लिए प्रयागराज पूरी तरह से तैयार हो रहा है। इस पर्व को और सुगम और स्मरणीय बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। महाकुंभ के मद्देनजर PDA 50 परियोजनाओं पर कार्य कर रहा है। इनमें से 40 परियोजनाएं पहले से पूरी की जा चुकी हैं। माना जा रहा है कि बाकी बची हुई परियोजनाएं 30 नवंबर तक पूरी हो जाएंगी।